वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। आज हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमारी बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। तो उसमें सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं? ये तारे कैसे बने? क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे, छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि बचपन में हमें कविता, कहानी और किस्सों के द्वारा तारों की दुनिया के बारे में बताया जाता था। कुछ काल्पनिक कहानियाँ बताई जाती थी। हम जब रात को छत पे जाते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि अब जो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या इसके पार भी कोई दुनिया है? तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगली हेडिंग है आरंभिक सिद्धांत या पृथ्वी की उत्पत्ति। अर्ली जो थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ की, उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, जो 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले जो था आपका सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इमैनुअल कांट जो जर्मनी के थे उन्होंने बात की थी 1796 में। फिर गणितज्ञ जो लैपलास हैं उन्होंने इसको क्या किया, संशोधन किया इसके ऊपर। और संशोधन करने के बाद नेबुला हाइपोथेसिस नाम की एक नई थ्योरी निकाली पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। इस परिकल्पना के अनुसार जो नेबुला हाइपोथेसिस है किसकी, लाप्लास की, जो गणितज्ञ हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था में से संबद्ध थे। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि जो सूर्य यंग था, तो उस सूर्य के कारण से ही, उसके घूमने की वजह से ही अन्य ग्रहों और इस पृथ्वी का भी निर्माण उसी के कारण से हुआ है। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। तो जो चैम्बरलिन और मोल्टन थे, इनकी एक अलग हाइपोथेसिस थी, अलग एक परिकल्पना, अलग एक थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। ब्रह्मांड में अनेकों तारे, अनेकों गैलेक्सियां, बहुत सी चीजें ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलती हैं। जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आसमान में तारे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उससे संबंधित घटना, जो महाविस्फोट था, वो इस तरीके से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण में सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। तो सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकला बताते हैं और उसके चारों ओर ये घूमने लगा। ठीक। और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इनकी अलग एक हाइपोथेसिस है। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर
हरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया, यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। तो कुछ बाद में इन्होंने अलग-अलग विद्वान आते रहे और इसको थ्योरियों को अपने आधार पे बताते रहे। सब ने अलग-अलग बातें इसमें की हैं। ये तर्क द्वैतारक बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 में रूस के ऑटो शिम्ड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना नेबुला हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से, कोलिजन से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृत्ति प्रक्रम एक्रिएशन की ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं, वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ठीक, तो यहाँ पर एक अलग थ्योरी निकल के आ रही है, जो कौन दे रहे हैं आपका, ऑटो शिम्ड और वाई जास्कर ने नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में एक नई थ्योरी ये बताई कि इन कणों जो सूर्य के आसपास या हाइड्रोजन और हीलियम से घिरा हुआ था, जो हमारा सूर्य है वो, और ये धूली कण जो थे, इन कणों के घर्षण की वजह से ये चपटे तस्तरी के नुमा होने लगे। ठीक है ना? तस्तरी नुमा होने लगे और ये क्या घूमने लगे, और घूमने की वजह से ही हमारे जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण होता है और उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसी एक बात की गई। इसको हम विजुअल के थ्रू भी देखते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम विजुअल के थ्रू देखें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो कोलिजन से संबंधित जो घटना बताई जा रही है, जिसमें तस्तरी नुमा ब्रह्मांड हमारा घूम रहा था, उसके बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ और इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी आकाशगंगाएं हैं, आप देख सकते हैं। अगली हेडिंग है इसमें, आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब जो इसमें मॉडर्न थ्योरीज आती हैं ओरिजिनिंग ऑफ द यूनिवर्स की, तो उसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, यूनिवर्सल एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इन गुब्बारों को फुलाएंगे, तो गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ-साथ एक दूसरे से दूर प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत, अच्छा, ये थोड़ा सा इसे हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर इसको हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से एक बैलून के एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो यहाँ पर छोटा सा बलून है और इसमें कुछ निशान लगाए गए हैं, और इन निशानों को जब बलून में हवा भरी जाती है तो वो निशान भी फैलते जाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी फैलती जाती है।
उसी तरीके से बलून यहाँ पर बहुत बड़ा बना दिया गया है, इस पे इसके अंदर हवा भर के। तो इसमें क्या हो रहा है कि गैलेक्सियाँ भी क्या हो जा रही हैं, दूर-दूर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। इस तरीके की यहाँ पर एक परिकल्पना बताई जा रही है। तो चलिए दोबारा से वहीं चलते हैं। बिग बैंग जो सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ है। तो इस तरीके से है, एकांकी परमाणु और विचित्रता। तो यहाँ पर एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट की वजह से इस तरीके से हमारी आकाशगंगाएं होती हैं, दूर-दूर जाते रहती हैं। अब इसमें पहली अवस्था हम देखते हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही साथ एक ही स्थिति में थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। एक एक छोटा सा सूक्ष्म पदार्थ था या सूक्ष्म अणु था, परमाणु था, जिसकी जो एक बहुत ही संघनित था, बहुत सी चीजों को अपने अंदर लिए हुए था। दूसरा स्टेप, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। तो बिग बैंग की घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। तो ब्रह्मांड आज भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। विस्तार के कारण ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद अब सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इसको एक विजुअल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो वो और अच्छे से हम समझेंगे। चलिए एक हम विजुअल देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। उससे हम ये समझ पाएंगे कि बिग बैंग जो था किस तरीके से विस्फोट हुआ और आज ब्रह्मांड हमारा कैसे बना या आकाशगंगाएं कैसे बनी। बिग बैंग होने के बाद किस तरीके से आकाशगंगा का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इस विजुअल में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। अब देखते हैं हम तारों का निर्माण। स्टार हमारे कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। तो एक गैलेक्सी क्या है? बहुत सारे तारों का इसमें समूह है। उसमें कोई सिंगल तारा या 4 तारे या 5 तारे नहीं है, बहुत से तारों का समूह है। न जाने कितनी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन
से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा जाता है। तो एक आकाशगंगा की शुरुआत हाइड्रोजन से ही होती है लगभग लगभग। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ऐसी ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स में जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की दूरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.461 यहाँ पर इंटू होना चाहिए था, यहाँ पर हल्का सा इरेज हुआ है। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक है बुक्स की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं जैसा बता रहा हूँ आपको वैसा इसे समझ लेना है। ओके, हाँ, तो इसमें इंटू 10-12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी पर, अच्छा ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, मैं हल्का सा ये पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी मापने की इकाई है। लाइट ईयर दूरी आप मापने की इकाई से माने, और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो जो दूरी मापता है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दूरी मापता है प्रकाश, और एक साल में इतना। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है इतने करोड़, और प्रकाश वर्ष में मापेंगे तो 8.311 है प्रकाश वर्ष। अब ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी देखते हैं। अब ग्रहों के निर्माण के बारे में हम जब देखें, उसमें हमें पता चलता है कि सौरमंडल है, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह अभी हमने हटा दिए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली है, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। तो तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड के रूप में होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादलों के क्रोड का निर्माण करते हैं। तो गैसीय बादल आसपास आते हैं, जिनसे तस्तरी नुमा घूमते घूमते ग्रह का निर्माण कर देते हैं। या आकाशगंगा का निर्माण हो पहले, उसके बाद ग्रहों का निर्माण हमारे यहाँ ब्रह्मांड में होता है। अगला हम देखें, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया ग्रहाणुओं में विकसित हुई। संघटन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। तो छोटे पिंडों की अधिक संख्या ग्रहाणु कहलाती है। इसी तरीके से छोटे पिंड भी बनने लगे। जो गैसीय आवरण था, वो गैसीय आवरण गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर खींचने लगा, जिसकी वजह से ग्रह का निर्माण हुआ है यहाँ पर। अगला है, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। तो अंतिम अवस्था में छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने की वजह से कुछ छोटे पिंड भी इसमें बनने लगे। अब देखते हैं हम इसमें सौरमंडल। हमारे एक सेकंड, हाँ, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं।
निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे-छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं वृहत मात्रा में धूलिकण व गैस हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है, अब पार्थिव ग्रह के बारे में देखेंगे। इनर और आउटर ग्रह तो हमने देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि ये कितने वर्ष 5 से लगभग हम मान के चलते हैं कि 5.6 अरब वर्ष पहले ये बने थे और इसमें 8 हमारे पास प्लैनेट हैं और 63 क्या हैं उपग्रह हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं अभी हम विजुअल के थ्रू देखेंगे और कॉमेट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे, ये सब चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह भी अच्छा, इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी ग्रह की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं, जो क्या है आपका टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि पार्थिव ग्रह हैं। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, ज्यादा घनत्व इनमें होता है और पृथ्वी की तरह ही नेचर इनका रहता है लगभग लगभग। लाइफ है या नहीं है वो रिसर्च का विषय है। अन्य 4 ग्रह जैसे अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो जो पहले के 4 ग्रह हैं उनको हम क्या कहेंगे, पार्थिव ग्रह कहेंगे या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहेंगे। और जो बाद के 4 ग्रह हैं, क्योंकि टोटल 8 हैं हमारे आकाशगंगा में, तो गैलेक्सी में, तो बाद के जो 4 ग्रह हैं बाहर के उनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं। अभी हम इमेज के थ्रू भी इसे देखेंगे। जोवियन ग्रह का अर्थ है पृथ्वी, अर्थ है बृहस्पति की तरह। जोवियन का क्या है, बृहस्पति की तरह। इसे एक बार इमेज से देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे। चलिए एक बार इसे इमेज से देख लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर जो अंदर के 4 ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। ये ग्रह क्या कहलाएंगे, पार्थिव ग्रह कहलाएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाएंगे। इनमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। और जो बाहर के ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो बाहर के 4 प्लैनेट हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपका जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह। टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में और जो 9वां है वो क्या है, प्लूटो है, जिसको हम नहीं मानते अभी के समय पर। तो ये सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा। इसे एक बार हम इरेज करके भी देख लें तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं और जो जोवियन प्लेनेट हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों के विकास हैं, विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त सन 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 UB 313 तक प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, उनको हम देखेंगे अभी। भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ज्यादातर गैसीय हैं, ऐसा क्यों? तो इसके लिए यहाँ पर स्पष्टता दिया गया है। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्नलिखित परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। सारणी हम बाद में देखते हैं, पहले इनके रीजन देख लेते हैं कि क्या है।
पहला है पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसीय संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। तो जो हैं हमारे पार्थिव ग्रह, वो जो हैं सन के आसपास हैं, जिस वजह से वो ना ही गैसीय रूप में बदल सकते हैं और ना ही एकदम संघनित हो सकते हैं। तो इसीलिए वो पार्थिव ग्रह बनते हैं और जो बाहरी हैं वो गैसीय ग्रह हमारे होते हैं। नेक्स्ट है सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। तो यहाँ पर जो सौर वायु है वो नजदीक होने के कारण शक्तिशाली थी, जो पार्थिव ग्रहों में ज्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ाकर ले गई, जिसकी वजह से वो ठोस ग्रह बन गए। जबकि बाहर की तरफ ये जो पवन थी वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाई। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। तो पार्थिव ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी वह कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप गैसें इन पर नहीं रुक पाई। तो इसीलिए गैसीय ग्रह नहीं है, ठोस ग्रह है। अब हम सारणी देख लेते हैं सौरमंडल की। तो दूरी है, घनत्व है, अर्धव्यास है और उपग्रह है। बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है, यहाँ पर भी हम देखते रहेंगे। यह है मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो दूरी है वो है 0387, ये सूर्य से दूरी है। और शुक्र की है यहाँ पर दूरी कितनी, 0.723। पृथ्वी की है 1 और आपका मंगल की है 1.524। बृहस्पति की है 5203। शनि की है 9.539। यूरेनस की है 19.182 और नेपच्यून की है 30.058। घनत्व जो है इनका 5.44, 5.245, 5.517। पृथ्वी का घनत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी से लेकर सीडीएस सारे एग्जामों के लिए, तो ये आप याद रखें। मंगल का है 3.945, बृहस्पति का है 1.33, शनि का है 0.70, यूरेनस का है 1.17 और नेपच्यून का है 1.66। अर्धव्यास है 0.383, 0.949, 1.000, 0.533, 11.19, 9.460 और 4.11 और 3.88। उपग्रह हैं 0 बुध के, शुक्र के भी 0, पृथ्वी का एक जो चंद्रमा है, मंगल 2, बृहस्पति 16, शनि 30 से अधिक, यूरेनस के 17 और नेपच्यून के 8। ठीक, तो यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, अर्थात अगर पृथ्वी के मध्यम दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक एकक के बराबर है। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है और अर्धव्यास एक भूमध्य रेखीय व्यास 6378.137 किलोमीटर बराबर 1 है। तो ये इसका अर्धव्यास का पैरामीटर है। ठीक, तो यहाँ पर डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसमें पढ़ेंगे चंद्रमा, मून के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।